कभी आपने कास्टिंग काउच जैसे कुछ ऐसा देखने को मिला क्या? मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था, मैं शेयर करती हूँ जी। मैंने ही बोला था कि अगर कोई दिक्कत विक्कत होगा तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं भी फिर फंसने वाली हूँ। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा गलती हो गई थी। उनका शो मैंने साइन किया और साइन करने के बाद में मेरा भी हस्बैंड आपके साथ चीट किया है? हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स कब हो गया डिवोर्स? काम करवा के लोग पैसे नहीं देते, ऐसे कुछ आपके साथ ही वाकया हुआ क्या? हुआ है, मैंने भी बहुत शेयर करेंगे? नहीं, मैं बताऊंगी कौन लोग हैं। पार्थ प्रोडक्शन, आप भी तो जानते ही होंगे उनको जी। हाँ, संतोष सिंह और रोशल सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूँ रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हैं प्रियमदा पांडे जी, जिन्हें लोग प्रिया पांडे जी भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड में बड़े बड़े वेब सीरीज, फिल्म, सीरियल आदि बहुत सारे भोजपुरी और अलग अलग लैंग्वेज में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन आज हमारा मकसद है यहाँ पे बॉलीवुड के डार्क साइड को जानना, बॉलीवुड की सच्चाई को जानना। क्यों बॉलीवुड में लोग कंप्रोमाइज के बल पे ही चल रहे हैं या फिर अपने टैलेंट पे जीते हैं? क्या बॉलीवुड में बिना इसके काम होता नहीं है, या फिर बड़े बड़े कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है तभी बॉलीवुड में आते हैं? और कैसे नए टैलेंट को इस लाइन में आना चाहिए? क्योंकि आज हमारे साथ जो बैठी हैं प्रियमदा पांडे जी, बहुत एक्सपीरियंस है, सालों की एक्सपीरियंस है और अपने अच्छे बुरे अनुभव है। सारे एक्सपीरियंस जानेंगे, अनुभव जानेंगे इनसे, जो कैसे इस लाइन में लोग को आना चाहिए। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ, अच्छी। मैं आज जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, आपके वर्तमान, भविष्य और भूत सभी मुद्दों पे हम जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं आपके बारे में, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बॉलीवुड में आप कैसे आ गई? बहुत लंबी कहानी है। वैसे मूलतः मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, बलिया से हूँ, बागी बलिया से। हाँ, पर परवरिश हुई है मेरी सिक्किम में, पहाड़ों पे रही हूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल और मेरे जो बाबूजी थे वहाँ पे जॉब करते थे, तो हम लोग का वहीं पे हुआ पढ़ाई लिखाई सब। उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए, फिर लखनऊ से मैंने म्यूज़िक सीखा। अब अभिनय की बात करते हैं तो अभिनय तो मेरे रोम रोम में, रग रग में बचपन से ही भरा हुआ था। मेरे बाबूजी को था कि मैं एक्टिंग करूं। हाँ, वो चाहते थे कि मैं एनएसडी जाऊं, तो कहीं ना कहीं उनसे मुझे सपोर्ट मिलता था। बचपन में मैं स्कूल में, कॉलेज में, हर चीज़ में बहुत आगे रहती थी। नाचना, गाना, थिएटर, प्लेस, बहुत सारा सब चीज़ करती थी। लेकिन क्या है कि हम ईस्टर्न यूपी से थे, तो वहाँ पे उतना हम लोग को एक्सपोजर नहीं था, विशेषकर लड़कियों के लिए। लेकिन मेरे फादर तो स्कॉटिश चर्च पे पढ़े हुए हैं, वो ब्रॉड माइंडेड थे, तो उनको था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पारिवारिक बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि बड़े बेटे थे घर के, तो वो सब जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते हम लोग को भी करते रहे। लेकिन ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया। इसी बीच में हमने अपना म्यूज़िक फील्ड मैंने चूज़ किया और गाना बजाना, थोड़ा बहुत बात करने से मैंने म्यूज़िक सीखा। फिर दिल्ली में आके कुमार गंधर्व से थोड़ा बहुत सीखी, गाना बजाना किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक्टिंग वाली चीज़ें थी, गाना से संतुष्ट नहीं थे ना, संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गाना भी बड़ा करना। हाँ, तो मुझे वहाँ पे भी मैं क्या था, गाते गाते मैं छोटे छोटे जो एल्बम्स होते थे ना, उसमें मैं एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। लेकिन एक्टिंग के लिए कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। मतलब फादर तो सिक्किम में रहते थे, इधर मम्मी रहती थी मेरे साथ, तो वो लोग थोड़ा सा वो करते थे कि कहाँ एक्टिंग, गाना गा रही हो ना, बहुत है, गाओ गाना, बाकी सब छोड़ो। तो वो सब चीज़ें थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर पाई उस वक्त। लेकिन हाँ, उसके बाद में हमारे बाबूजी 2005 में उनका डेथ हुआ। उसके बाद ही मेरा ये रास्ता खुला। जो भी हुआ सिचुएशन अपने फैमिली से, जो भी मतलब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा मेरे जीवन में, उसके बाद से मुझे अपने आप ही ये रास्ता निकला कि मैं मुंबई आऊँ, मैं मुंबई आके कुछ काम शुरू करूँ। तो क्या शुरू करूँ मुझे ये भी नहीं पता था कि मुंबई में आके मैं क्या करूँगी। मैं तो गाने के लिए ही आई थी, लेकिन वही होता है ना, किस्मत में लिखा था। सुना है कि आप बॉलीवुड आई तो शादी करके आई थी और बच्चे को भी साथ लेके आई थी, और बच्चे को भी आपको पूरा पालन पोषण आप खुद ही करना था। क्या कहानी है? यस, मैं जब मुंबई आई 2000
पहली बारी तो 2007 में ऐसे ही आई अपने भाई के साथ में घूमने के लिए। उसी वक्त मेरे मन में आया कि मैं आऊँगी मुंबई। 2008 में फाइन, उसके बाद 1 साल में ही मैं शिफ्ट भी हो गई यहाँ पे। मेरी बच्ची 2.5 साल की थी तब। हाँ, तो उसको मैं लेके आई यहाँ पे। आने के बाद में मैंने यहाँ क्रिएटिंग कैरेक्टर है एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद में कोर्स करते करते मुझे काम मिलना शुरू हुआ, और भगवान के दया से काम जब सिलसिला शुरू हुआ ना, तो मुझे कभी रुकने का वक्त ही नहीं मिला। इतना मैंने काम किया, इतना मैंने काम किया, काम करते गई। उस वक्त में ये था कि नो डाउट टैलेंट की तो कदर आज भी है, तब भी था, लेकिन तब का थोड़ा सिनेरियो अलग था, अब थोड़ा कुछ और है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो म्यूज़िक फील्ड से हैं। और तो अभी साथ में हैं? नहीं, हम साथ में नहीं है, मेरा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स कब हो गया डिवोर्स? वैसे तो देखा जाए तो मेंटली तो हम लोग 2006-7 से ही अलग थे। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑफिशियली हम लोग 2017 में हुए। बॉम्बे कब आए थे? मैं 2007 में फर्स्ट टाइम आई, 2008 से। मतलब 6 से ही आपका प्रॉब्लम चल रहा था, और 7 में आप। हाँ, तो मतलब अब बच्चे इसी वजह से तो मैं घर से बाहर निकली। अच्छा। अगर सब कुछ ठीक रहता तो शायद नहीं आती मैं। जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे घर से बाहर अगर निकल आती के नहीं कुछ तो काम इतना करने बड़ा का। टैलेंट बॉम्बे को कैसे मिलता? ठीक है, जो भी है भगवान की। तो आपका शादी जो हुआ, लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? लव प्लस अरेंज। हाँ, दोनों था। घर वालों ने शादी की। सुना है कि आपके हस्बैंड आपके साथ चीट किया। हाँ, अब उसको चीट ही कहेंगे ना कि अगर आपके वाइफ के होते हुए अगर आप का कहीं और कुछ अगर रिलेशन चल रहा है, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्ची पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं फैमिली को, तो उसको तो चीटिंग ही कहेंगे ना। एक साथ कई लोग का चीटिंग हो गया, आपके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं जो पहले से उनके भी साथ बहुत सारे लोग। हाँ, आज भी वो सिलसिला एकदम चल रहा है, एकदम जारी है। हाँ, धड़ल्ले से कोई उसमें वो नहीं है, बदलाव नहीं है। अच्छा। जीवन है, जिसको जैसा जीना है जी। आप तो ऐसे सैकड़ों फिल्म, मूवी, सीरियल, वेब सीरीज किए हैं, कुछ अच्छे काम जिसमें लगा कि हाँ ये शो किया तो अच्छा लगा? ऐसा तो हाँ, काम तो बहुत सारा मैंने किया, अच्छा लगा मुझे। मैं तो कहूँगी कि एक शो जो जिसमें लोगों ने मुझे पहचाना, निशा और उसकी कजिन्स। हाँ, स्टार प्लस पे, उसमें आप भी थे। डबिंग तो आप ही करते थे। यस, पोस्ट प्रोडक्शन। हाँ, तो वो शो मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने उसी शो से मुझे पहचानना शुरू किया। और अभी तक का वहाँ पे जो भी जितने भी मेरे को आर्टिस्ट लोग थे, हम आज भी टच में हैं, और बहुत अच्छा रिलेशन है उन लोग के साथ में मेरा। हाँ, तो बॉलीवुड में जितना ग्लैमर्स बाहर से दिखता है, क्या उतना ही अंदर भी है? बिल्कुल नहीं है, सब दिखावा है। सब दिखावा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या है कि यहाँ पे ना लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। जब तक आपके साथ काम है तब तक तो मतलब आपके जितना अच्छा तो कोई है ही नहीं जीवन में। और जैसे आपसे काम निकल गया ना, तुम कौन हम कौन पहचानते नहीं है। ऐसा है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुआ। हम लोग जैसे कि जिस बैकग्राउंड से आए हुए थे, तो हम लोग बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते थे, है ना। लगता था कि अरे इस शो में हम लोग मिले हैं। हम लोग भी आज उस टाइम मिले थे, आज भी मिले। वैसे ही दोस्ती बनी हुई। तो था उसके बाद ऐसा होता था ना कि सुबह सब लोग जब सेट पे मिलते हैं ना, हाय हाउ आर यू करके गले लगते हैं, वो करते हैं, और जैसे क्या कहते हैं पैकअप हुआ, तू कौन हम कौन, सब निकल लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा अरे बड़ी अजीब दुनिया है। सुबह में एकदम शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था, अब तो यूज्ड टू हो गए कि सब लोग ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। अच्छा लगता है आपको कि बॉलीवुड की जो डार्क साइड है, लोग उसको छिपाने की जानबूझ कोशिश करते हैं?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई छुपाता है, क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत खुली हुई है। बाकियों को देखिए ना, और भी तो इंडस्ट्री है, और भी ये जो जितने भी हैं सब, वहाँ पे तो फिर भी लोग खुल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है। जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलो, हेल्थ बोलिए, है ना, कुछ भी और जितने भी है, वहाँ पे भी सब जगह सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे लोग मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास में अल्टरनेटिव कुछ दूसरा वर्क नहीं होता है। उन लोग को सुबह जाना है, रात में आना है, वहीं सेम जगह। हमारे इंडस्ट्री में ये है प्लस पॉइंट कि हमारा मन करेगा हम करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। आपके जैसे 3600 प्रोडक्शन हाउस है, 3600 काम है, तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही, तू नहीं और सही। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शन है। जो लोग जो भी काम करते हैं वो अपनी स्व इच्छा से करते हैं, और जो बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, गलत हुआ, वो गलत बोलते हैं। तो आप नहीं मानते हैं कि जो लोग को शोषण होता है, लोग को एक साल 2 साल, रोटी को तोती तो नहीं बोलते हो आप? नहीं। जब आप अपना घर द्वार छोड़ के मुंबई आए हो, इतना बुद्धि रखते हो, तो जब आपका शोषण हो रहा है, तब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं शोषित हो रही हूँ यहाँ पे। आप तो उस टाइम पे अपना काम निकलवाने के लिए तो सब कुछ करते हो, जब आप हो जाते हो तब आपको अक्ल आती है कि अरे मेरा तो शोषण हुआ है, शोषण हो रहा है। हाँ, तब समझ में नहीं आया जब कर रहे थे। तो ये ब्लेम देना बहुत गलत बात है। देखो, एक तो क्या होता है ना कि औरत, लेडी एक ऐसी वो है ना, हम लोगों के नज़र, मतलब हम लोग को पता चल जाता है औरत को। भगवान ने ऐसे बना के ही भेजा है कि नज़र पहचानती है औरत, उसको दिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन किस नज़र से टच कर रहा है, वो पता चल जाता है। तो आपको तो पहले फर्स्ट टाइम पे ही आपको एकदम से रेखा अपना खींच देना चाहिए। अच्छा, बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। क्या सही में आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है? देखिए, दोनों ज़रूरी है। टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, बिना टैलेंट के तो आप कितना, कनेक्शन भी चाहिए। क्या होता है ना, देखिए कनेक्शन है तो आप काम इजीली पा जाओगे, है ना, तो पाओगे तो तब टैलेंट दिखाओगे ना आप, है ना। तो वो चीज़ है, अगर आप में टैलेंट ही है और आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आपके लिए वो जर्नी है ना बहुत लंबा हो जाता है। कभी कभी लोग इतना हताश हो जाते हैं कि वो वापस भी चले जाते हैं। अच्छा, नए कलाकारों को सबसे धोखा देने वाली बात क्या होती है? नए कलाकारों को बहुत तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आप कोई भी अब सबसे पहला ऑडिशन पाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जगह जगह एक्टिंग कोर्स कर लो। सब लोग घर घर में बना के बैठे हुए हैं, है ना, वो लोग मुर्गा पकड़ते हैं। सब जो एक्टर ही खुद सफल नहीं हुए, हाँ, वो सिखाने हैं, वो टीचर बन गए हैं, वो विद्वान बन गए हैं एक्टिंग के, तो वो लोग ऐसे उन बच्चों को पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो नए हैं एक्टर्स, उनसे मन मर्जी के अपना कट लेते हैं। हम इतना ही आजकल तो चल रहा है इन हैंड, 10% 50% की बात ही नहीं है। आजकल बोलते हैं कि देखिए मैम, आपका जैसे 10,000 है या 15,000 है, ठीक है, आपको इन हैंड हम 8,000 देंगे, आपको इन हैंड हम 12,000 देंगे, आपको अगर 5,000 है तो इन हैंड आपको 3,000 देंगे। इस तरीके से हो गया है। तो वो क्या कास्टिंग वाले डायरेक्ट पैसा पे करते हैं? नहीं, कास्टिंग वाले क्या करते हैं कि अपने पास पेमेंट सारा लेके आर्टिस्ट का, उनसे लेते, हाँ, वो देते हैं ऐसे कि इन हैंड आपको इतना ही मिलेगा। प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्ट कास्टिंग वाले लेते हैं। हाँ, कभी ऐसा भी होता है, कभी ये होता है कि हमारे पास भी आता है, तो वो लोग बोलते हैं कि आपका इतना है, इतना आप वापस करो हमारे को। ये कभी आपने या आपके आसपास में कभी कास्टिंग काउच जैसे कुछ ऐसा देखने को मिला क्या? कास्टिंग काउच जैसा चीज़ें तो मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ जितनी को आर्टिस्ट लड़कियां हैं, यहाँ तक कि लड़कों के साथ भी कुछ मेरे, हाँ, आजकल तो लड़के भी, हाँ, मेरे बहुत अच्छे 2-4 फ्रेंड्स लोग हैं जो उन लोगों को
काफ़ी ये सब झेलना पड़ा, तो वो लोग बताते थे अपनी बातें। लड़कियां काफ़ी परेशान हो जाती हैं। हाँ, लड़कियों को थोड़ा सा परेशान करते हैं लोग। हम लोग तो थोड़ा मैच्योर लेडी थे, हम लोग शादी ब्याह करके यहाँ पे आए, तो वैसे भी मेरे से तो खैर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो देखने में कड़क थी। कड़क थी मैं तो, मेरे से तो किसी की हिम्मत होती नहीं थी। लेकिन होता है यहाँ पे, लोग मतलब देखते हैं कि किसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। छोटी जो लड़कियां आती हैं भोली भाली होती हैं, हाँ, काम दिलाने के लिए। उसको भी लगता है इतना दूर से आए हैं, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। हाँ, और नहीं, मीटिंग के नाम पे घर पे बुलाएंगे। हाँ, कॉफी में। हाँ, नहीं, और ऊपर से बोलेंगे तुमको खाना बनाने आता है क्या? आज क्या बना के खिलाओगी? तो ये सब चीज़ें मतलब है, लड़कियां बताती हैं तो हमें भी सुनने को मिलता है। मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था, मैं शेयर करती हूँ। मुझे तब ये नहीं मालूम था कि कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पे क्या मतलब है। हाँ, तो ये 2009 की बात है। तो एक मैं रीजनल फिल्म करने के लिए मुझे बुलाया, मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मैं गई थी। तो पैसा वैसा सारा हमारा ठीक हो गया कि आपको इतने देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो मैं तो नहीं थी। और कर्टसी में मैंने बोला डोंट वरी, आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। मेरे मुंह से निकला मैं सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, टेंशन मत लीजिए। उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत सेट वेट पे कुछ होगा तो देख लेना, ये वो, बाकी हम लोग तो रहेंगे। मैंने कहा हाँ, आप डोंट वरी, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और वो जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ बोला, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। लोगों को क्या मालूम रहेगा। मैं सेट पे गई हूँ, ठीक। फर्स्ट डे मुझे मेरा नहीं था शूट, ठीक है। शाम के टाइम में, डिनर के टाइम में मुझे बुलाया गया कि आपको बुला रहे हैं डायरेक्टर सर अपने रूम में डिनर के लिए। और मेरी आदत है कि मैं 6:30-7 बजे तक खा पी के मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। तो मैंने बोला मैंने तो डिनर कर लिया, मैं नॉर्मली, मुझे नहीं पता था क्या है कैसा है, और नया सेट था मेरे लिए। तो बुलाया तो मैं नहीं गई। अगले दिन मुझे कॉल टाइम आया हुआ था, मैं रेडी हो गई 8:30 बजे, तैयार होके मैं सेट पे हूँ। दिन भर मैं सेट पे हूँ, मेरा शॉट नहीं लिया गया। फिर रात में बुलाया गया, मैंने कहा फिर मैं डिनर कर चुकी हूँ, फिर मैं नहीं गई। ये सिलसिला 3 दिन तक चला। जब 4th डे मैंने बोला कि फिर मेरा दूसरा शूट था, उसके बाद मैंने कहा कि भाई देखो 3 दिन 4 दिन मैंने टाइम दिया था, उसके बाद से अब कल शूट नहीं करते हो तो मैं तो चली जाऊँगी, मेरा दूसरा शूट है। तो डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि सेट पे आने से पहले तो सब कुछ बोलती हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और यहाँ पे आके नखरे दिखाती हैं। मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हैं ये। तो और भी जो को आर्टिस्ट लोग थे, उन लोगों से मैंने ये बात शेयर किया कि डायरेक्टर का मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे बोल रहे थे। तो कह रहे आपने कुछ बोला था क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई थी क्या? मैंने कहा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की तो नहीं बात हुई थी। मैंने ही बोला था कि अगर कोई दिक्कत विक्कत होगा तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। तो हाँ, सर पे हाथ रख के सब हंस रहे, खूब तेज थे, कह रहे अरे पागल, यही तो बोल के तुमने गड़बड़ किया है, खुद ही बोल के आई। मैंने क्या बोला? मैंने कॉम्प्रोमाइज़ तो बोला। कह रहे पागल, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब वो नहीं होता है। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने क्या गलती कर दी। फिर उसके बाद में तो कॉम्प्रोमाइज वाला वर्ड में किसी के सामने नए टैलेंट को, नए एक्टर को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जी इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए? इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए। अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप कहीं जाएं तो आपके टैलेंट पे आपकी बात हो, इधर उधर की बातें ना किया जाए, है ना। उसके बाद में ये सब तो अलग बातें होती हैं, वैसे काम की जगह पे काम की ही बातें होती हैं, देखा जाए तो। मैंने तो ये देखा है। हाँ, ये सब चीज़ें ना तुच्छ लोग जो होते हैं ना, नीचे वाले लोग, वही लोग ही करते हैं। आज के समय में भी है या फिर कम हो गए या फिर ज़्यादा हो गया? देखिए, कम तो नहीं हुआ है, आज भी है। सब लोग अलग अलग तरीके से फेस कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है। हर जगह हर चीज़ है अभी भी, लेकिन वही है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, ये है। बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी होते हैं कि इससे भी ये जो छोटे जो खोलते हैं प्रोडक्शन हाउस वैसे वाला है? नहीं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया, इधर भी क्या।
लेकिन टीवी में भी किया। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये लोग ना, बड़े लोग नहीं करते हैं ये सब। जिसको पैसे कमाने हैं वो नहीं करते। नहीं, जिनको काम करना है ना वो काम ही करता है। हाँ, ये जो बिचौलिए लोग होते हैं ना, वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। और जिसको करना होता है ना, वो बता के नहीं करता है। सब अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, अभी हम चलते हैं मेहनताना पे। हाँ। काम करवा के लोग पैसे नहीं देते हैं, ऐसे कुछ आपके साथ ही वाकया हुआ क्या? हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ झेला शेयर है। करेंगे? अरे मत पूछिए, एक आध लोग मेरे जीवन में ऐसे हैं जिनका मतलब नाम सुनती हूँ ना तो बस पारा हाँ, ऐसा हो भी जाता है। है। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगी कौन लोग हैं। पार्थ प्रोडक्शन, आप भी तो जानते ही होंगे उनको जी। हाँ, संतोष सिंह और रोशल सिंह। उन लोग के साथ में ये मेरा दूसरा शो था जी। हाँ, कन्या प्रदान कर रही थी। उससे पहले मैंने सर से सरस्वती भी किया था। उसमें भी मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, पर वो काफ़ी सालों पहले किया था। उसमें भी बड़े लास्ट का पेमेंट हमारा बड़ा मशक्क़त से निकलवाया था हमने। खैर, मेरा तो निकल ही गया था, थोड़ा बहुत कट करके उन्होंने दे दिया था, बाकी लोगों का नहीं दिया था। तो लोग तो पीछे से तो गरियाते ही थे उनको। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं सोचती थी मेरा तो दे ही दिया है, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ तो अच्छा रिलेशन है। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं भी फिर फंसने वाली हूँ। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा गलती हो गई थी। उनका शो मैंने साइन किया और साइन करने के बाद में मेरा अभी कितना रहा होगा? 4 से 5 लाख रुपया है, अभी नहीं दिया है और न देने के मूड में क्या है। बोल रहे हैं वो? बोल क्या रहेंगे, बोलेंगे क्या, देने की नियत ही नहीं है। पहले तो इतना कट करूंगा, उतना। एक तो यहाँ पे ये भी है ना, काम करवाने के बाद में जो 3 महीने का ये लोग पीरियड लेते हैं ना, 90 डेज, उसी का ये लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं। काम निकल जाता है। हाँ, वो 3 महीना जब एंड जब होता है ना, वो 3 महीने का पैसा निकालना ना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या बताएं। वो पेमेंट को कहेंगे हाफ करो, 30% लो, 50% लो। अब मरता क्या ना करता, लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, जाते जाते चलो ठीक है, जितना मिल रहा है ले लो। तो मेरे साथ भी ये सब नौटंकी कर रहे थे। ये सब करते करते मेरे साथ उनकी लड़ाई हो गई। तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ी सी परेशान उस टाइम पे थी। उसके बाद में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो गई, 2 बारी मैं हॉस्पिटलाइज हुई। उस चक्कर में मैंने छोड़ दिया, तो वो छूट ही गया। लेकिन वो बेशरम लोग, उन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि एक आर्टिस्ट का पेमेंट है, चलो जितना देना है दे दो, भिजवा दो, दे दो। नहीं, कुछ नहीं। मेरे आसपास में जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं, बाकी और जो लोग हैं, कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जिसका कि पेमेंट ना हो उनके पास। आपका भी तो शायद है। है, मेरा भी है। आपका भी तो है। 3-4 लाख है। तो बताइए, कोई अछूता नहीं है। मुझे तो लगता है कि 50% इंडस्ट्री के लोग के वो हैं वो। अभी कई सारे शो बनाए हैं, उनका भी उसमें भी सुनने को आया कि किसी भी प्रोजेक्ट में उनका पेमेंट क्लियर नहीं होता है। सारे शो सब लोग धरना देते हैं, सब लोग लाइट ऑफ करके बैठते हैं कि पहले पेमेंट दो तो शूट होगा। 1 लोग खराब होंगे, 2 लोग खराब होंगे, तुम्हारे सारे शोज में ऐसे होते हैं। और ऊपर से तुम आर्टिस्टों को बदनाम करते हो। हम लोग 3 महीना 4 महीना जो पेमेंट आपने नहीं दिया है, हमने खुद से घर से लगा के गए हैं हम। बिल्कुल। हाँ, पूरा खून पसीना हमने दिया है, काम किया है हमने। शर्म नहीं है उनको? आर्टिस्ट का पैसा खा के बैठते हैं। बिल्कुल, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लोग एक वही आसरा है जिससे हमारा घर और बेशर्मी इतनी है, इतनी बेशर्मी है कि दोनों मियाँ बीवी सेट पे, ठीक है, हम लोगों के पेमेंट्स नहीं आते थे, लेकिन इनकी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और क्या, तो हमारे पास पेमेंट नहीं है, चैनल ने पैसा नहीं दिया है। और सबसे आसान हमारा लॉस हुआ। अरे लॉस हुआ तो तब बोलते ना लॉस हो रहा है, क्यों चलाया शो, बंद कर देते। लॉस हो रहा है तो क्यों चलाए, पागल कुत्ते ने काटा था, लॉस में तुम शो चला रहे हो, उसी वक्त बंद कर देना चाहिए था, बोलना चाहिए था लॉस हो रहा है, हम नहीं करेंगे। तो हम भी बोलते कि ठीक है लॉस हो रहा है भाई, चलो ठीक है। पेमेंट देने के टाइम में तुमको याद आ रहा है कि लॉस हुआ हमारे को, 1.5 साल 2 साल ऐसे शो चल गया लॉस में। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जितना मशक्कत काम पाने की नहीं है, उससे ज़्यादा पेमेंट लेने की मशक्कत है। यहाँ पे लिटरली भिखारी बना देते हैं लोग।
भिखारी बना देते हैं लोग, भिखारी, लिटरली ऐसा लगता है कि हम ना भिखारी हैं और इनसे भीख मांग रहे हैं। अपने पैसे भी ऐसे मांगना पड़ता है यहाँ पे हमारे। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस भी है जहाँ पे कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब अकाउंट में पैसा आता है तो पता चलता है। हाँ, तो वहाँ पे मन करता है कि अरे देखो, मन करता है काम करो, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा भी कर दो तो वो लगता है कि चलो कोई नहीं। हाँ, मेहनत का फल मिलता है यहाँ पे। लेकिन ऐसे चिरकुट लोगों के पास तो मतलब मैं तो कहती हूँ भूखा मर जाना लेकिन काम मत करना। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट में मैं खुद कितने लोगों को हेल्प की हूँ। अरे हेयर ड्रेसर, मेकअप, स्पॉट, सब बेचारे मतलब क्या बताएं, बहुत दयनीय स्थिति होती है। शूट पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जो बड़े प्रोड्यूसर या छोटे प्रोड्यूसर तो शो आते हैं तो खाना पीना हाइजेनिक, लोग अभी देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्या कारण है? कोई नहीं, इन सब चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं उन लोगों का। देखिए मेन जो आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग तो अपना घर से खाना लेके जाते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं होता है। बाकी लोग जो सेट पे आता है वो लोग खाते हैं, तो उन लोगों की कौन ही सुनता है? छोटे लोगों को कौन ही सुनता है। हाँ, अगर आर्टिस्ट खा रहे होते हैं तो आर्टिस्ट लोग तो थोड़ा सा आवाज़ भी उठाएंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब वो लोग खुद ही इतना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खुद ही इंतज़ाम करके जाते आते हैं, तो किसी को पड़ी नहीं रहती है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। लोग बीमार पड़ रहे होते हैं, वही गंदगी में खा रहे होते हैं। जो बर्तन आता है ना, बर्तन जिस बर्तन में खिलाते हैं वो लोग, खाने के बाद में ना वो बर्तन ना कुत्ते चाट रहे होते हैं। अपने इस बॉलीवुड से कई सारे MP, MLA, मिनिस्टर इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और कभी भी इस लाइन के बारे में कोई आवाज़ बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा है। और अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में एक यूनियन होता है जो उसका आने का टाइम होता है, जाने का होता है, ओवर टाइम होता है। यहाँ पे तो कोई टाइम जैसा सिर्फ रूल होते हैं, यूनियन भी है, पैसे भी लेते हैं, कार्ड भी होता है सब, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं होता है। मुझे तो यहाँ तक ये लगता है ना, यहाँ पे क्या है ना, देखिए जो लोग यूनियन में भी बैठे हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ही है ना, वो लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो मुझे यही लगता है ना कि कोई किसी से पंगा लेना नहीं चाहता है। यहाँ पे सब अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर हम बोल देंगे कुछ तो कहीं हमारे को ना, यहाँ पे ये भी तो चीज़ें हैं ना, अरे ये आवाज़ उठा रहा है, ये बोल रहा है, अरे उसको आउट करो, ज़्यादा फुदक रहा है। हाँ, ज़्यादा फुदक, उसको साइड को, कोई मत लो उसको, इसको आउट करो बाहर। भाभी जी घर पे हैं, वो थी अपनी पहले वाली भाभी जी, उसको कितने दिन बाहर रखा उन लोगों ने इंडस्ट्री से, तो इसलिए लोग बोलने से थोड़ा कतराते हैं। यहाँ के लोग जो एक्टर, टेक्नीशियन को मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपको लगता है ऐसा है? सही में बहुत है। अब एक बात बताइए, 7 बजे की शिफ्ट में, ठीक है, आपको, हम तो आर्टिस्ट है, आधा घंटा पहले चलो ठीक है 6:30 बजे, और पैकअप होता है मान लीजिए 7 बजे। वो जो होते हैं छोटे छोटे जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग दूर दूर रहते हैं, आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम कराते ही हो। उसके बाद में वो लोग 11-12 बजे तक ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के जाते जाते वो 3 बज जाता है। घर पे पहुंचते पहुंचते सोते भी नहीं हैं, खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद में फिर वापस आते हैं। ऊपर से टाइम से पैसे भी नहीं मिलते हैं उन लोगों को। बेचारे, बहुत दयनीय स्थिति है उन लोगों की, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो क्या उन लोग को फेलियर और डिजास्टर और क्या बोलते हैं डिप्रेशन जैसी स्थिति उस लोग में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, कभी नोटिस किए? यस, बिल्कुल। जो मुंबई में तो आपको मैं बताऊँ 80% लोग एक्टिंग करने ही आते हैं, है ना। जब एक्टिंग में उनका कुछ नहीं हो पाता है तो फिर वो दूसरा फील्ड चूज करते हैं। कोई डायरेक्शन में चला जाता है, कोई कास्टिंग में चला जाता है, कोई कुछ और। जो शुरुआत करते हैं लोग, शुरुआत में स्पॉट बॉय से भी शुरुआत करते हैं लोग। एक्टर का अलग ग्रुप हो जाता है, उसका अलग ग्रुप हो जाता है, वो सब चीज़ें होती है। हाँ, ये भी होता है, गुटबाजी भी देखने को मिलती है। सेट पे गुटबाजी होती है। हमारे करियर को कितना नुकसानदेह, फायदेमंद है? नुकसानदेह तो नहीं होता है, थोड़ा सा क्या मेंटली थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है नए लोगों को। और जो लोग पुराने लोग होते हैं ना, और जो दोस्त होते हैं पुराने, तो और भी शोज किए हुए होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं तो उन लोग का अपना एक ग्रुप बन जाता है, तो थोड़ा सा नेगलेक्ट
टाइप से थोड़ा सा फील करते हैं नए लोग कि हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है नए लोगों को। काम पे ध्यान दो, मस्त काम करो, काम बोलना चाहिए। वहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं शुरू में और बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, अचानक उसको सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है। हाँ, होता है, वक्त बोलते हैं उसको। हाँ, वक्त जो ना करा दे। हाँ, मैं अपने सेट की बात बता रही हूँ। हाँ, ये वही कन्या प्रधान वो रोसल और संतोष सिंह की बात कर रही हूँ। बीच में मेरी थोड़ी उन लोगों से हो गई थी, तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपका शो नहीं कर पाऊँगी, और ऑलरेडी मैं जी का कर रही थी एक शो, तो मुझे थोड़ा टाइमिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने बोला नहीं कर पाऊँगी। तो उन लोगों ने बोला नहीं, आप जितना टाइम दोगे, जैसा दोगे, आके आप क्लोज भी कर जाओ तो चलेगा हमारे को। तो उस करते करते कुछ ज़्यादा ही हमारा हो गया था, तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। तो मुझे भी धमकी दी थी रोशन कि कहीं काम करने नहीं दूँगी मैं तुमको, हमारा शो अगर छोड़ा तो मैं तुमको कहीं काम करने नहीं दूंगी, मेरी बहन यहाँ पे है, वहाँ पे है, मैं ये करा दूंगी, मैं चैनल से तुम्हारे ब्लैक लिस्ट करा दूंगी। तो मैंने कहा अब तब तो मैं अब और छोड़ूंगी, नहीं करूँगी, कराओ तुम ब्लैक लिस्ट मुझे। अगर बॉलीवुड पैसा कम है चलेगा, हाँ, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट अगर कम है तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर बॉलीवुड में आपको कोई चीज़ बदलनी हो तो क्या क्या बदल देंगे आप? ऐसे बदलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्या ही बोले। सबसे पहली बात तो देखिए, बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे पहले तो आप 30 दिन वाली चीज़ें कर दें। हाँ, पैसा रुपया जो है ये मैं कहती हूँ कि 30 दिन वाला हो जाना चाहिए, मंथली। हाँ, मंथली थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा आर्टिस्टों पे, चाहे सब पे, सबके साथ अगर ऐसा होता है तो ये बीच में कास्टिंग वास्टिंग वाला सिस्टम हटा देना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि जिस प्रोडक्शन हाउस में आपको आर्टिस्टों की ज़रूरत है तो डायरेक्ट वहीं से ही होना चाहिए, और इन हाउस कास्टिंग जैसे पहले भी था, इन हाउस होना चाहिए। फ्रीलांसिंग वाले जितने भी कास्टिंग वाले हैं ना, उन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। इस चकाचौंध में लोग चमक देख के जो आते हैं ना, और यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करके जाते हैं। आना है तो टैलेंट के साथ आइए और दृढ़ संकल्प करके आइए, डगमगाना नहीं है, और अपना बैकअप लेके आइए। ये नहीं कि खेती बाड़ी बेच के हाँ माँ बाप को भी उधर दुविधा में डाल दिए हैं, हमें एक्टर बनना है, और यहाँ पे आके आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बॉलीवुड को चमक धमक को देख के जो लोग बॉलीवुड में आते हैं, उसे अपने चीज़ों को पहले समझनी चाहिए, अपनी टैलेंट को समझनी चाहिए, और फिर दृढ़ निश्चय के साथ में बॉलीवुड में आनी चाहिए, और इतनी विश्वास होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे।